मैं मनोज सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद आर के में। तो कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने हिंदी की MCQ सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसके तहत हमने हिंदी की पहली वीडियो भाषा और लिपि पर बनाई थी। तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो वह प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को जरूर देखें। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसका नाम है वर्ण विचार। तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो इस चैनल पर आएँ वो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें वर्ण की परिभाषा की, तो आप इसे नोट कर लीजिए वर्ण की परिभाषा को। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। तो विद्यार्थियों, आप एक बार फिर नोट कर लीजिए, वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे क, ख, ए, ई, जो भी हम ध्वनि लिखते हैं सिंगल उसको हम वर्ण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, वर्ण के बाद हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो विद्यार्थियों, आप इसकी भी परिभाषा नोट कर लीजिए। वर्णमाला वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला के वर्ण होते हैं 52, 52। इंग्लिश में हम वर्णमाला को अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णमाला या वर्णों के भेद की। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो विद्यार्थियों, आप स्वर की परिभाषा भी नोट कर लीजिए। वह ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में या उच्चारण करते समय जो वायु है बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। तो इन स्वरों के उच्चारण में जो हमारा कंठ या तालव्य का प्रयोग होता है, इसमें जीभ और होठों का प्रयोग नहीं होता। अब हम बात करते हैं स्वरों के भेद की। स्वर के आगे 2 या 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है एक प्लुत स्वर, जिसकी बात हमने इसमें नहीं की है। तो हम पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, तो उसे हम मूल या ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे 4 जो वर्ण हैं जो ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं, वो है ए, ई, ऊ और ऋषि। और अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से या मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला के अंदर दीर्घ स्वरों की, तो वो है 7। वह कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अंदर जो टोटल स्वर है वो है 11, जिसके अंदर 4 जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं और 7 जो हैं दीर्घ स्वर हैं। टोटल कितने हो गए हमारे? 11 स्वर। अब हम बात करते हैं तीसरे स्वर, जिसका हमने नाम लिया था प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। यह हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में
दो से या दो से अधिक मात्राओं का समय लगता है तो उसे हम प्रोत स्वर कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है वो आप नोट कर लीजिए, ओम। तो आप अगर इसका उच्चारण करेंगे तो आपकी जो वर्ण की आवाज़ है वो 3 मात्राओं के जितना समय लेगी, जैसे ओम। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। तो विद्यार्थियों आप व्यंजन की परिभाषा नोट कर लीजिए। व्यंजन वह ध्वनियाँ जिसका उच्चारण रुक रुक कर होता है, जिनका उच्चारण रुक रुक कर होता है, या हम कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख के किसी भाग से टकराकर या रुक रुक कर बाहर आती है तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो अगर हम बात करें हिंदी के अंदर व्यंजनों की संख्या की तो वो होती हैं 33। कई किताबों में इसकी जो संख्या है वो अलग अलग दी हुई है, पर अगर हम पेपर में आए हमसे तो पूछे तो हम इसका जवाब देंगे 33। अगर हम बात करें व्यंजन की तो व्यंजन के आगे भेद होते हैं, वह होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन की तो उनकी संख्या होती है हमारे पास 25। तो कै से लेकर मै तक होते हैं वह होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। और अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की तो वह होते हैं हमारी गिनती में 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से गर्म हवा या गर्म वायु बाहर निकलती है तो उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इनकी गिनती जो है वो है 4। कौन कौन से हैं? 3 तरह के श और है, श, स और है। और उसके बाद आते हैं आगत व्यंजन, तो इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन जो गिनती में हैं 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आते हैं हमारे पेपर में, तो ये आप इन्हें जरूर नोट करें। छ, त्र, ज्ञ ज्ञानी वाला और श्रेय श्रमिक वाला, ये 4 जो हैं वो है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर और स्वरों की मात्रा की। अगर हमसे पूछे कि हिंदी के अंदर कितने स्वर हैं या स्वरों की संख्या कितनी है तो वह होती है हमारे पास 11। अगर हमसे बात करें कि हिंदी के अंदर मात्राएं कितनी होती हैं तो इनकी संख्या होती है 10। आप सोच रहे होंगे कि स्वर 11 हैं और इनकी मात्रा 10 है तो वह कैसे हैं? तो मैं बता दूं कि जो ए है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हमारे पास स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। और अगर बात करें स्वरों की मात्रा की या हिंदी के अंदर मात्राओं की तो वह होती हैं 10। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपरों में आया हुआ है, तो आप इन्हें जरूर नोट करें। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि स्वर जो हैं वो होते हैं 11 और अगर हम बात करें मात्राओं की या मात्रा की तो वह होती हैं 10। तो विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं कि हमारे जितने वर्ण होते हैं उनका उच्चारण कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण करते समय जो वायु है हमारे फेफड़ों से निकलती हुई हमारे मुख के किसी न किसी भाग से जरूर टकराती है। तो अब हम बात करते हैं उन भागों की, या वह कितने भाग होते हैं मुख के जहाँ से हमारी जो वायु है निकलती हुई फेफड़ों से वो हमारे मुख से टकराती है। तो वह 5 भाग कौन से हैं? जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं कंठ्य, या इसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड, कंठ्य। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर तालव्य, तालव्य। और उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पर मूर्धा, मूर्धा भाग। और उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पर दंत या दांत की। और उसके बाद या अंत में हम कह सकते हैं जो हमारे होते हैं ओष्ठ, होठ। तो किसी भी वर्ण के उच्चारण करते समय जो वायु है इन किसी 5 में से किसी न किसी भाग से जरूर टकराती है, तो उसी से हमारे जो वर्ण है उनका उच्चारण हम करते हैं।
तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं व्यंजनों की तरफ। हम बात करते हैं जो व्यंजन हैं उनके कितने वर्ग होते हैं या उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जो पहला वर्ग है उसे हम कहते हैं कै वर्ग, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय जो वायु है हमारी कंठ या भाग से टकराती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कै वर्ग। और जो दूसरा वर्ग है उसे हम कहते हैं चै वर्ग। और चै वर्ग को हम तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। तालव्य व्यंजन, क्योंकि इन वर्ग के उच्चारण करते समय जो वायु है हमारे तालव्य भाग से टकराती है। और जो तीसरा वर्ग है उसे हम कहते हैं टै वर्ग। और टै वर्ग के उच्चारण करते समय जो वायु है हमारे मूर्धा भाग से टकराती है, इसलिए हम इसे कहते हैं मूर्धन्य या मूर्धन्य। ठीक है जी। और इसके बाद हम बढ़ते हैं तै वर्ग की तरफ। जो तै वर्ग है इसे हम दंत्य व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय जो वायु है हमारे दंत्य भाग से या दांतों से टकराती है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे पै वर्ग की तरफ। जो पै वर्ग है उसे हम ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ्य, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय जो वायु है, या हम कह सकते हैं कि दोनों होठों का हमारा यूज़ होता है। तो ये इस प्रकार हमारे 5 वर्ग होते हैं: कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं अंतस्थल वर्ग की। इसके अंदर हमारे पास 4 वर्ण होते हैं: य, र, ल और व। जो इसके अंदर जो पहला और अंतिम वर्ण है, यानी कि य और व, इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। और जो बीच में है र और ल को हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि। और जो र है इसे हम लुंठित वर्ण कहते हैं या लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो विद्यार्थियों आप इसे जरूर नोट करें। जो यह है और वह है इसे हम अर्धस्वर कहते हैं, और जो र है इसे हम लुंठित ध्वनि कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऊष्म वर्ग की। जो तीनों तरह के श है और है, इन्हें हम ऊष्म वर्ग कहते हैं या ऊष्म वर्ण कहते हैं या ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण के समय जो बोलते समय जो वायु है वो गर्म हवा निकलती है बाहर। आप इसे बोल कर ट्राई कर सकते हैं, जैसे श, स और है। तो इनके बोलते वक्त जो वायु है वो गर्म होती है या गर्म हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है। अब हम बढ़ते हैं संयुक्त वर्ग की तरफ। तो विद्यार्थियों आप इस वर्ग को जरूर नोट करें, क्योंकि इसके बारे में एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको 100% आएगा। तो इसके अंदर 4 हमारी ध्वनियाँ आती हैं: छ, षटकोण वाला, त्र, त्रिकोण वाला, ज्ञ ज्ञानी वाला और श श्रमिक वाला। ये 4 ध्वनियाँ हैं, इन्हें हम संयुक्त वर्ग कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि इनका उच्चारण कैसे होता है या इसे कैसे लिखा जाता है। तो आप ये भी नोट कर लीजिए। जो छ है इसे हम कै हलंत प्लस श ऐसे लिखते हैं, या इनके मेल से बनते हैं। जो त्र है वह तै हलंत प्लस र से मिलकर बनता है। जो ज्ञ ज्ञानी है वह जय प्लस न से मिलकर बनता है। और जो श श्रमिक वाला है वह शादी वाले श या दुए वाले श से प्लस र से मिलकर बनता है। तो विद्यार्थियों आप एक बार जो नोट करें, इसके अंदर जो पहला अक्षर है उसके पैरों में या इसे हम कहते हैं हलंत या जोर लगाएं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अयोग वाह की। अयोग वाह ध्वनियाँ। तो अयोग वाह के अंदर 2 ध्वनियाँ आती हैं। एक होती है ए अनुस्वर
और दूसरी होती है विसर्ग। इसे हम कहते हैं अनुस्वर, और इसे हम कहते हैं विसर्ग। तो ये दो ध्वनियाँ हैं, इसे हम अयोगवा कहते हैं। जो इनका उच्चारण है, या हम इनसे कह सकते हैं कि जो ये ध्वनियाँ स्वर के बाद में और व्यंजन के पहले आती हैं। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं हम आज की MCQ सीरीज़ की, जो है हमारी वर्ण विचार। तो विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा। तो उस 2 से 3 सेकंड में आप अपने हिसाब से जो भी आपको आंसर लगे वो अपनी कॉपी पर जरूर नोट करें, और वीडियो के अंत में जो भी आपका स्कोर बने उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर, और ऑप्शन डी है वर्ण। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि इसके एक से अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। या हम कह सकते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है, या वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके एक से अधिक खंड नहीं हो सकते। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, वर्ण। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शब्द के समूह को, ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो हमारे पास वर्णमाला के अंदर टोटल 52 अक्षर होते हैं, या 52 वर्ण होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है क और ख, ऑप्शन बी है य और र, ऑप्शन सी है च और ज, ऑप्शन डी है ट और ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो क और ख है वह कंठ्य ध्वनि होती हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय जो वायु है वो हमारे कंठ से टकराकर बाहर निकलती है। तो इनके उच्चारण में जो कंठ का हमारा यूज़ होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, क और ख। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, ए है ग और ग, ऑप्शन बी है ज और ज, ऑप्शन सी है ड और ड, ऑप्शन डी है प और फ। तो विद्यार्थियों, जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ड और ड। जो ट वर्ग है उसी को ही हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय जो वायु है वो मूर्धन्य या मूर्धा से टकराकर बाहर निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ड और ड। जो ट वर्ग है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। तो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अलपप्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए है ए और आ, ऑप्शन बी है क और ग, ऑप्शन सी है थ और द, ऑप्शन डी है फ और ब। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, क और ग। जो क और ग ध्वनियाँ या वर्ण हैं उन्हें हम अलपप्राण वर्ण कहते हैं, क्योंकि अलपप्राण वर्ण वह होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। तो विद्यार्थियों, आप नोट कर लीजिए कि अलपप्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर को हम अलपप्राण वर्ण कहते हैं। और इसके साथ इसके अंदर जो अंतस्थ व्यंजन हैं जिसके अंदर
जिसके अंदर हम य, र, ल और वह भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलप्राण वर्ण के अंदर प्रत्येक वर्ण के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर और इसके साथ चारों अंश व्यंजन इसके अंदर आते हैं। तो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से नासकीय व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए है श, ऑप्शन बी है य, ऑप्शन सी है ग, ऑप्शन डी है ज। तो विद्यार्थियों, हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, य। तो विद्यार्थियों, आप नोट कर लीजिए, जो हिंदी के अंदर है तो वो 5 नासकीय व्यंजन होते हैं। 5 नासकीय व्यंजन होते हैं। तो वह होते हैं, आप नोट कर लीजिए, प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर या हम कह सकते हैं पंचमाक्षर, जो इस प्रकार हैं। ड या अंग कैसे इसे कहते हैं अंग। दूसरा होता है य, फिर न, फिर न और फिर न। इस प्रकार हमारे पास 5 नासकीय व्यंजन होते हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए, पांचों को। तो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है नासकीय, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है ओष्ठ्य, ऑप्शन डी है कंठतालव्य। तो विद्यार्थियों, जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, कंठतालव्य। तो विद्यार्थियों, हमने पहले ही बात की थी, जो हमारा कंठ है वो यहाँ से शुरू होता है, इसे हम कहते हैं कंठ है। उसके ऊपर होता है हमारा तालव्य और उसके ऊपर होता है हमारा मूर्धा या मूर्धन्य, जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे दांत या दंत और इस हमारे अंत में आते हैं ओष्ठ या होठ। जो ए और ए वर्ण है, आप उनका उच्चारण करके देख सकते हैं। तो उनमें हमारा जो कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य ये दोनों यूज़ होंगे। तो इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। तो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो विद्यार्थियों, हमारे पास ऑप्शन ए है ए और आ, ऑप्शन बी है ई और ई, ऑप्शन सी है उ और ऊ, ऑप्शन डी है अनुस्वर और विसर्ग। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। तो विद्यार्थियों, हमने नोट किए थे पहले ही, जो अयोगवा है वो हमारे पास 2 होते हैं। वह होते हैं हमारे पास ए अनुस्वर और विसर्ग। तो ये दो ध्वनियाँ हैं, उन्हें हम अयोगवा कहते हैं, क्योंकि इनकी जो गिनती है वह स्वरों के बाद में और व्यंजन से पहले होती है। ये न तो पूर्ण स्वर होते हैं और न ही पूर्ण व्यंजन होते हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, अनुस्वर और विसर्ग। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास पुण्य, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है उत्साह। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, दिल्ली। तो विद्यार्थियों, आप द्वितीय व्यंजन की जो परिभाषा है उसे नोट कर लीजिए। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जब एक व्यंजन का, आप लिख लीजिए, जब एक व्यंजन का अपने समरूप या अपने जैसे व्यंजन से
मेल होता है तब वह बनता है द्वितीय व्यंजन। तो इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन सी दिल्ली। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसके दिल्ली जो शब्द है उसके अंदर जो लय है वह अपने समरूप पूरे लय के साथ मेल खाकर जो द्वितीय व्यंजन बनाता है, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन सी दिल्ली। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, श और है ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है प्रकंपी, ऑप्शन बी है स्पर्शी, ऑप्शन सी है संघर्षी और ऑप्शन डी है स्पर्श संघर्षी। तो विद्यार्थियों जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी संघर्षी। जो हमारे पास है श और है, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं और ये इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय जो हमें अधिक संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन सी संघर्षी। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है ख, ऑप्शन बी है च, ऑप्शन सी है मैं और ऑप्शन डी है थ। तो विद्यार्थियों जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी मैं। तो विद्यार्थियों आप नोट कर लीजिए जो अघोष और सघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों आप नोट कर लीजिए जो अघोष हैं वह और जो सघोष हैं, और सघोष को हम घोष भी कहते हैं, घोष वर्ण। तो विद्यार्थियों आप नोट कर लीजिए जो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे जो वर्ण हैं उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं, और जो प्रत्येक वर्ग के जो तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हैं उन्हें हम सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। और उनके साथ अगर हम बात करें जो अंत व्यंजन हैं जो य, र, ल और वह हैं, वह आते हैं हमारे पास सघोष के अंदर, य, र, ल और वह। और अगर हम बात करें तीनों तरह के श और है की, श, स और है, तो ये जो ऊष्म व्यंजन हैं या ऊष्म ध्वनियाँ हैं तो वह हमारे पास आती हैं अघोष वर्ण के अंदर। तो विद्यार्थियों आप एक बार फिर नोट कर लीजिए जो अघोष है उसके अंदर हमारे प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आते हैं, और जो बाकी बच गए तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण वह हमारे पास आते हैं सघोष या घोष वर्ण में। तो उसके बाद जो हमारे पास अंत व्यंजन और जो ऊष्म ध्वनियाँ बच चुकी हैं वह भी हमारे पास इसके अंदर शामिल होती हैं। जो अंत व्यंजन य, र, ल और वह हैं वह आती है हमारे पास सघोष व्यंजन के अंदर, और जो बच गई हमारे पास ऊष्म ध्वनियाँ श, स और है वह आती है हमारे पास अघोष व्यंजन के अंदर। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर करें, और अपना जो कमेंट है कीमती कमेंट वह भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो विद्यार्थियों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क पेर बिंदी, क पेर बिंदी, ज पेर बिंदी और फ पेर बिंदी ध्वनियाँ किसकी है? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है अरबी फारसी की, ऑप्शन सी है अंग्रेजी की और ऑप्शन डी है दक्षिणी भाषाओं की। तो विद्यार्थियों जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अरबी फारसी की। जो ये 5 ध्वनियाँ हैं उन्हें अरबी फारसी की ध्वनियाँ भी कहते हैं और उन्हें नवीन ध्वनियाँ भी कहते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन बी अरबी फारसी। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पर आप नोट सही कर लीजिए एक बार, कितनी है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है
51, ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी है 53। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 52। तो विद्यार्थियों, जो हिंदी के अंदर है हमारे पास 52 वर्ण हैं। इसके अंदर हमारे पास स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है मूल स्वर, ऑप्शन बी है घोष वर्ण, ऑप्शन सी है संयुक्त वर्ण और ऑप्शन डी है तालव्य। तो विद्यार्थियों, जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। हम संयुक्त वर्ण को संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं और हमारे पास हिंदी के अंदर जो 4 संयुक्त वर्ण हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए। पहला है क्षय और दूसरा है त्रय, तीसरा है ज्ञ ज्ञानी वाला और चौथा होता है श्रेय श्रमिक वाला। अगर हम बात करें ये कैसे बनते हैं या किसके मेल से बनते हैं, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। जो क्षय है वह बनता है कै हलंत प्लस क्षय से, जो त्रय है वह बनता है तय हलंत प्लस रय से, और जो ज्ञानी है ज्ञ ज्ञानी वाला वह बनता है जय हलंत प्लस अनय से। जो श्रेय श्रमिक वाला है वह बनता है क्षय हलंत प्लस रय से। तो इस प्रकार हमारे पास हिंदी के अंदर 4 संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। तो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञ ज्ञानी वाला वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है जय प्लस अय, ऑप्शन बी है जय हलंत प्लस अय, ऑप्शन सी है जय प्लस द, ऑप्शन डी है जय प्लस य। तो विद्यार्थियों, हमने अभी इसको डिस्कस किया था इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो आप इसका जवाब दें। तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी जय हलंत प्लस य। तो इनके मेल से बनता है हमारा जो ज्ञ ज्ञानी है, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अघोष वर्ण कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है जय और जय, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है स। तो विद्यार्थियों, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी स। तो विद्यार्थियों, मैं आपको फिर बता देता हूँ जो अघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। तो जो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर हैं उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं, प्लस इनके अंदर जो हमारे ऊष्म ध्वनियाँ हैं, जो ऊष्म ध्वनियाँ या ऊष्म वर्ग है, इसके अंदर तीनों तरह के क्षय और है ध्वनियाँ भी आती हैं। तो ये भी हमारी जो अघोष ध्वनियाँ होती हैं या अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन डी स। विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए है ड, ऑप्शन बी है ज्ञ ज्ञानी, ऑप्शन सी है ड और ऑप्शन डी है ड। तो विद्यार्थियों, जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी ज्ञ ज्ञानी। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। जब 2 व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ज्ञ ज्ञानी। तो आप विद्यार्थियों ये भी नोट कर लीजिए कि जो ज्ञ ज्ञानी है वह कैसे बना है। तो वह जय हलंत प्लस अन से मिलकर बना है। तो अगर हम बात करें जो ए और डी ऑप्शन है इनके बारे में,
तो इन्हें भी हम एक अलग नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। ये दो ध्वनियाँ हैं, उन्हें हम उत्तिष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। तो विद्यार्थियों आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ वह है ऑप्शन बी, ज्ञ। जो ज्ञ है या ज्ञ ज्ञानी है, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो विद्यार्थियों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, जिन शब्दों के अंत में ए आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुस्वार, ऑप्शन बी है अयोगवाह, ऑप्शन सी है अंतस्थ, ऑप्शन डी है अकारांत। तो विद्यार्थियों जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, अकारांत। तो विद्यार्थियों अकारांत वह होते हैं जिसके अंत में अकारांत वह होते हैं जिनके अंत में ए आता है, और एक होता है हमारे पास आकारांत। आकारांत तो आकारांत के अंदर हमारे पास शब्द के अंत में आ की आवाज़ आती है। जब ए की आवाज़ आती है तो उस समय हम कहते हैं अकारांत, और जब आवाज़ आती है हमारे पास आ की तो उसको हम कहते हैं आकारांत। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जिन शब्दों के अंत में ए की आवाज़ आती है, तो जब ए की आवाज़ आती है तो हम उन्हें कहते हैं अकारांत। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ वह हुआ ऑप्शन डी, अकारांत। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 11। तो हिंदी के अंदर हमारे पास 11 स्वर होते हैं, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ए, आ, ई, उ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, री, ऋषि। जो ऋषि है यह जो संस्कृत भाषा का शब्द है या संस्कृत भाषा का वर्ण है, तो इस प्रकार हमारे पास ये 11 स्वर होते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है 36। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 33। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो ऑप्शन ए है विसर्ग, ऑप्शन बी है महाप्राण, ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजन और ऑप्शन डी है अलप प्राण। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विसर्ग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास अयोगवाह है उनकी गिनती होती है 2। वह कौन से हैं? पहला होता है अनुस्वर या अनुस्वार, और दूसरा होता है विसर्ग। इन्हें हम लिखते हैं ए, अनुस्वर और विसर्ग। तो इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, विसर्ग, जो कि अयोगवाह है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यह, र, ल और वह किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ऑप्शन ए है तालव्य, ऑप्शन बी है उष्म, ऑप्शन सी है अंतस्थ और ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतस्थ व्यंजन। जो हिंदी के अंदर 4 ध्वनियाँ य, र, ल और वह है, ये चारों की चारों अंतस्थ व्यंजन होती है। इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, अंतस्थ व्यंजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए है केवल नाक से, ऑप्शन बी है केवल मुंह से, ऑप्शन सी है नाक और मुंह से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाक और मुंह से। जो अनुनासिक की ध्वनियाँ होती हैं उनका संबंध हमारे नाक और
मुंह से होता है। तो जो ये 5 ध्वनियाँ हैं या 5 वर्ण हैं, ये पांचों ध्वनियों का जो उच्चारण है उनका नाक और मुंह से होता है। इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ऑप्शन बी है शब्द, वाक्य, ध्वनि या पद। ऑप्शन सी है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। और ऑप्शन डी है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। जो भी हम भाषा बोलते हैं उसका बोलने का जो सही अनुक्रम है वह इस प्रकार है। सबसे पहले होती है ध्वनि। ध्वनि से मिलकर बनते हैं हमारे शब्द, और शब्द से मिलकर बनते हैं हमारे पद, और पद से मिलकर बनता है हमारा वाक्य। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। तो विद्यार्थियों, यह है वह क्वेश्चन जिसका आंसर आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो इससे पहले हम बात करते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो उसका आंसर था ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में। तो विद्यार्थियों, अगर हमने कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगानी है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही लगा सकते हैं या लगानी चाहिए। तो विद्यार्थियों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए है पार्श्विक, ऑप्शन बी है उत्प्त, ऑप्शन सी है प्रकंपित, और ऑप्शन डी है संघर्षहीन। तो विद्यार्थियों, आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।